था। किसी को भी याद नहीं है क्या लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? चलिए कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं। हाँ जी बिल्कुल, स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। हाँ जी, जैसा कि एक बच्चे ने बिल्कुल सही बताया, राहुल ने, कि लास्ट क्लास में हमने त्रिभुज के बारे में पढ़ा था। अब त्रिभुज के बारे में क्या पढ़ा था वो भी हम सीखेंगे। उससे पहले हम पढ़ क्या रहे थे? चैप्टर के बारे में यदि मैं बात करूं तो हम ज्यामिति से ही रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, जिसमें यदि लास्ट क्लास का आप याद करो तो लास्ट क्लास में सबसे पहले तो हमने त्रिभुज के बाह्य कोण गुण के बारे में पढ़ा, जहां हमने पढ़ा था कि त्रिभुज के किसी भी बाह्य कोण का जो योग होता, बाह्य कोण होता है, वो उसके जो अपोजिट साइड के दो अंतः कोण होते हैं उनके योग के बराबर होता है। ठीक है, इसके बाद हमने क्या पढ़ा? इसके बाद हमने त्रिभुज का अंतः कोण गुण देखा, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद हमने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी थी। अच्छा, पाइथागोरस प्रमेय पे हमने केवल एक ही क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय पर बेस्ड एक दो क्वेश्चंस और सॉल्व कर लेते हैं, ताकि आपका कोई भी डाउट ना रहे। ठीक है, ताकि आपका कोई भी डाउट ना रहे। ये वाला क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके थे पिछली क्लास में, कि यदि एक त्रिभुज की जो लंब है, समकोण त्रिभुज का लंब 3 सेंटीमीटर और आधार 4 सेंटीमीटर है, तो इसका कर्ण हमने निकाल लिया था। ये सभी के समझ में आया था क्या? सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे, ये सभी के समझ में आया था क्या इसका कर्ण हमने कैसे निकाला था? सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे। हाँ, आज जो क्लास के स्टार्टिंग में हम एक क्वेश्चन करते थे ना, वो अभी नहीं करेंगे, हम बाद में करेंगे वो वाला क्वेश्चन। पहले आप ये बताइए, क्योंकि यहां हमने छोड़ा था ना पिछली क्लास में कर्ण। हाँ, बहुत बढ़िया। अगर आपको ये समझ में आया था तो चलिए हम इसी पर बेस्ड एक और क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, आपको आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 64 में ये बताना है कि इसमें एक्स का मान कितना होगा। क्या बताना है? कि एक्स का मान कितना होगा, ये आपको बताना है। अब देखिए एक्स कहाँ है, एक्स अगर देखोगे तो सीडी जो दे रखी है उसकी लंबाई है। ठीक है, एक्स क्या है, जो सीडी दे रखी है उसकी लंबाई है। इसका अच्छा, इसमें ना आपको टाइम लगेगा, इसको सॉल्व करने में टाइम लगेगा, तो आप अपना पूरा टाइम लें। क्वेश्चन नंबर 64 की जो हमें चित्र दे रखा है, इसमें एक गेट या दरवाजा है जिसके सहारे से एक सीढ़ी लगी हुई है, और आपको ये बताना है सीढ़ी की लंबाई कितनी होगी। इसमें जल्दबाजी नहीं करनी, देखो इसमें समय लगेगा, मैं खुद ही बोल रहा हूँ कि इसमें समय लगेगा आपको सॉल्व करने में, और इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगानी है। क्यों लगानी है वो भी हम सीखेंगे। मैंने इतनी हिंट तो आपको दे दी है कि पाइथागोरस प्रमेय लगानी है। अब पाइथागोरस प्रमेय लगा के आप एक्स का मान ज्ञात करने की कोशिश कीजिए। सभी बच्चे कोशिश करेंगे, सभी बच्चे, क्योंकि जब तक आप कोशिश नहीं करोगे तो शायद आपका डाउट हमेशा ही रह जाएगा। बहुत बढ़िया, आपने आंसर देना स्टार्ट कर दिया है, मतलब समझ में तो आपको आया है। कुछ बच्चों का आंसर सही भी है। अच्छा, वैसे ज्यादा बच्चों ने भी आंसर किया नहीं है। सभी बच्चे कोशिश करेंगे, जल्दबाजी कोई नहीं करेगा, सभी बच्चे आराम से कोशिश करेंगे, जल्दबाजी कोई नहीं करेगा। आसिफ खान के नाम से जो भी बच्चा है, आपका नाम क्या है? अच्छा, आप छोड़ ही दिए क्लास में। ठीक है, हाँ, पिछले क्लास वाली ही गलती कर रहे हो आप। हाँ, आसिफ खान के नाम से जो भी बच्चा, आपका नाम क्या है आसिफ? आसिफ खान के नाम से जो भी बच्चा है, आपका नाम क्या है? कमेंट में लिख के बताओगे आप, आपका नाम क्या है? आसिफ ही है, कुछ और है? तब तक बाकी के बच्चे क्वेश्चन, आसिफ है ना? आज आपने पहली क्लास ज्वाइन की है क्या? आज आपने पहली क्लास ज्वाइन की है क्या, आपको ये बताना है।
बाकी के बच्चे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सभी। आसिफ, आज आपकी कौन सी क्लास है जो आपने ज्वाइन की है? पहली है या इससे पहले भी ज्वाइन की है आपने क्लास कभी? पहली है ना, कोई बात नहीं, ठीक है। अगर आपको कुछ डाउट हो तो पूछ लेना बीच में। हाँ, बहुत बढ़िया। कुछ बच्चे आंसर कर चुके हैं, लेकिन अभी भी काफी कम बच्चे हैं जिन्होंने आंसर किया है। लास्ट हम 15 सेकंड और वेट करते हैं। 15 सेकंड और वेट करते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 15 सेकंड और वेट करते हैं, जल्दी से आंसर, जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए। 15 सेकंड हैं आपके पास। 15 सेकंड्स आर रिमेनिंग, ओनली 15 सेकंड्स। 15 सेकंड और हैं आपके पास, जल्दी से सॉल्व कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। लास्ट 10 सेकंड और बचे हैं आपके पास, केवल 10 सेकंड्स और हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जल्दी से सॉल्व कीजिए, 10 सेकंड्स है आपके पास, जल्दी से सॉल्व कीजिए आप। लास्ट 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1, समय समाप्त। चलिए, अच्छा, इस क्वेश्चन में ना अभी भी डाउट है काफी बच्चों को। आप में से अगर आप यहाँ सभी इस क्वेश्चन को देखोगे तो आपको सभी को समझना है। सबसे पहले तो आप कोई कमेंट नहीं करेगा, सभी इस क्वेश्चन को समझेंगे। देखिए, यहां हमें पता है कि यदि मैं इस गेट की बात करूं, इस दरवाजे की बात करूं, तो इसमें यदि ये वाली हाइट 12 है, 12 इकाई जो भी है इसकी, तो अब ये वाली हाइट बता सकते हो कि दूसरी वाली ये कितनी होगी? कमेंट में लिख के बताइए ये कितनी होगी। कमेंट में लिख के बताएंगे सभी बच्चे, ये हाइट कितनी होगी इसकी? हाँ जी, बिल्कुल 12 ही होगी, क्योंकि दोनों बराबर तो हैं ये। बिल्कुल सही बात है। तो ये भी 12 हो गई। ठीक है, ये चीज तो हमें पता चल गई, ये भी 12 हो जाएगी। अच्छा, अगर हमें ये चीज पता है तो हमें ये पता है, देखिए ये 12 है, ये 5 है। ये 12 है और ये 5 है, ये तो दे ही रखी है। ठीक है, अगर मैं यहां से एक और लाइन खींचूं, अगर मैं यहां से एक और लाइन खींचूं जो कि इसको बताए, ये इस सीडी की हाइट के बराबर होगी। ये वाली जो लाइन होगी, ये सीडी की हाइट होगी या ऊंचाई होगी। ठीक है, अब आपको क्या यहां से एक ये समकोण त्रिभुज दिख रहा है क्या? सभी बच्चे बताएंगे, आपको यहाँ समकोण त्रिभुज दिखा कोई? यस समकोण और नो? आपको दिख गया सर। समकोण त्रिभुज दिख गया ना? बहुत बढ़िया। हाँ, अगर ये समकोण त्रिभुज दिख गया, तो इस समकोण त्रिभुज में अगर मैं आपको बोलूं, इसका नाम दे देते हैं, ठीक है? समकोण त्रिभुज का ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। अब ये समकोण त्रिभुज है, तो आप ये बताओगे कि कौन से बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बना हुआ है? ए बी सी में से कौन सी जगह 90 डिग्री का कोण है? सभी बच्चे बताएंगे, ए बी सी में से कौन से बिंदु पर 90 डिग्री का कोण? बिल्कुल सही बात है, ये जो बिंदु बी है, या जो इसका शीर्ष बी है, वो 90 डिग्री का है। तो फिर इसकी कर्ण कौन सा हो जाएगा? कर्ण बता सकते हो? कर्ण, हाइपोटेनियस क्या होगी इसकी? भुजा होगी वो एक। कर्ण बताइए, कर्ण कौन सी भुजा होगी? बहुत बढ़िया। अच्छा, नहीं, केवल प्रिंस का आंसर सही है अभी तक। केवल एक अकेली बिंदु भुजा कैसे हो सकती है? दो बिंदुओं से मिलकर भुजा बनती है ना। प्रिंस और विनोद का आंसर अभी तक सही है। सौरभ, हाँ, अभी सौरभ का आंसर भी ठीक है। हाँ, समझ में आया ना आपको कि इसके सामने वाली जो भुजा होगी, ये वाली, ये होगी ना कर्ण। और ये तो ए सी है, ए थोड़ी अकेला। बिल्कुल, ए सी इसका कर्ण है। और इसका लंब क्या होगा? ठीक है, इसी तरह से लंब कौन सी भुजा होगी, ये बताओगे आप? लंब कौन सी भुजा होगी? लंब बताना है, भुजा बतानी है आपको। कभी भी भुजा एक बिंदु से मिलकर नहीं बननी होती। लंब कौन सी भुजा होगी? बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अगर आपको ये पता है तो मैं यहां लिख देता हूं कि ये तो हो गया इसका कर्ण, ये वाली भुजा हो गई इसकी लंब, और ये वाली भुजा हो गई इसकी आधार। ठीक है, ये वाली भुजा हो गई आधार। अगर आपको पाइथागोरस प्रमेय याद है, तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि जो किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है, वो लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। आधार को मैंने केवल शॉर्ट में लिख दिया है, ये सभी को पता है, ये पाइथागोरस प्रमेय होती है।
कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होती है। ये सभी को पता है क्या? अगर ये सभी को पता है तो इसके बाद तो ये क्वेश्चन आसान होने वाला है, फिर तो ये टफ बचेगा ही नहीं। सभी बच्चे बताएंगे ये सभी को पता है, ये पाइथागोरस प्रमेय होती है, ये हमने पढ़ी थी पिछली ही क्लास में। बहुत बढ़िया। अगर ये पता है, हाँ जी, किसी कोई डाउट है? नहीं, कोई डाउट नहीं है ना, तो आप प्लीज म्यूट कर लीजिए सभी बच्चे। ठीक है, अगर ये पता है तो चलिए सबकी वैल्यू, अब हमें क्या निकालना है? इस सीडी की लंबाई मतलब कर्ण का ही तो मान निकालना है। चलिए निकालने की कोशिश करते हैं। कर्ण के मान को, कर्ण को तो हम ऐसे की ऐसे लिख देते हैं क्योंकि इसका तो मान निकालना ही है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब कितना है? लंब यहां से ये हो गया 12, 12 का स्क्वायर प्लस आधार, आधार कितना? आधार हो गया 5, 5 का स्क्वायर। अब आपको ये बताना है कि 12 का स्क्वायर कितना होता है। सभी बच्चे कमेंट में लिख के बताएंगे कि 12 का स्क्वायर कितना होता है। 12 का स्क्वायर का मतलब 12 गुणा 12 कितना आएगा? 24। 12 गुणा 24। सारा दिन धंधा आने से उनका बड़ा मोटा ये टेंशन तो वाले बच्चा घंटा दाग धंधा आग लग गो। अच्छा सर, मेरी तरफ से ना नेटवर्क इश्यू है, तो आपको थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा। क्यों? ओके सर। बहुत बढ़िया। आंसर तो काफी बच्चों का एकदम सही है कि 12 का जो वर्ग है वो 144 होता है। बिल्कुल सही बात है। 12 का वर्ग क्या होता है? 144 होता है। बिल्कुल सही बात है। मेरी आवाज आ रही है कि सभी बच्चों को कमेंट में बताओगे अब? ऑन लग रही है जी। हाँ जी, ठीक है। ठीक है, ठीक है। हाँ, अभी काफी बच्चों को मेरी आवाज भी आ रही होगी। बहुत बढ़िया। अभी नेटवर्क इश्यू सही हो गया है। अच्छा, सभी बच्चे म्यूट रखेंगे अपने आप को। म्यूट कर लीजिए आप सभी। म्यूट कर लीजिए सभी बच्चे, म्यूट कर रखेंगे अपने आप को। चलिए, बिल्कुल आप में से काफी बच्चों ने एकदम सही बताया कि जो 12 का स्क्वायर है वो 144 होता है, तो मैं इसकी जगह 144 लिख दूंगा। और 5 का स्क्वायर, और बताइए कमेंट में सभी बच्चे, सभी बताएंगे 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 25। बहुत बढ़िया, 25 होता है। अच्छा, मीता के नाम से जो भी है, मीता के नाम से जो भी बच्चा, आप प्लीज म्यूट कर लीजिए पहले अपने आप को। हाँ जी, बहुत बढ़िया। और आप ऐसे ही रखोगे जब तक कि आपका कोई डाउट नहीं होगा। आपको कुछ कहना है तो कमेंट में लिख सकते हो आप। बहुत बढ़िया। ओके हाँ, सर। अगर आपको, ठीक है, अगर आपको ये पता चल गया तो जैसे ही मैंने 125 और 144 और 25 को जोड़ा तो ये आएगा 169। आप ये बता सकते हो 169 कौन सी संख्या का स्क्वायर है? 169 कौन सी संख्या का स्क्वायर है, ये बता सकते हो सभी? कौन सी संख्या का वर्ग करूं कि मुझे 169 मिलेगा? आपने फिर से अपने आप को अनम्यूट कर लिया है मीता के नाम से। हाँ जी, आप म्यूट ही कर रखिए। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। कि जो 169 होता है वो 13 का स्क्वायर होता है। तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं? कर्ण स्क्वायर बराबर 169 की जगह मैं 13 का स्क्वायर लिख सकता हूं? यस और नो, ये बताइए। मैं 13 का स्क्वायर लिख सकता हूं कि यस और नो, ये बताओ। सभी बच्चे बताएंगे अच्छा मैं ऐसा लिख सकता हूं। तो फिर आप कर्ण का मान यहां से बता सकते हो। अगर ऐसा है, देखो कर्ण का स्क्वायर 13 के स्क्वायर के बराबर है, तो कर्ण का मान कितना होगा? कर्ण का मान कितना होगा जल्दी से बताइए, सभी बच्चे कमेंट में बताएंगे। यदि कर्ण का स्क्वायर 13 के स्क्वायर के बराबर है तो कर्ण का मान कितना होगा? बहुत ही बढ़िया, कर्ण का मान हो जाएगा 13, 13। बिल्कुल सही बात है कि जो हाइपोटेनियस है वो 13 होगी। अच्छा, मैं वापस से यदि डायग्राम में आऊं तो डायग्राम में मैं कुछ चीजों को मिटा देता हूं क्योंकि इनसे तो काम हो गया है हमारा।
एक चीज काम आने वाली है, वो ये कर्ण। कर्ण क्या था इसका, जो सीढ़ी की लंबाई थी वही कर्ण था, और कर्ण मिला है 13। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सीढ़ी की लंबाई है वो हमें मिल गई है 13। और अगर आप देखोगे क्वेश्चन में, तो जो x दे रखा था वो इस सीढ़ी की लंबाई ही थी, तो इसका मतलब x का मान हमें मिल गया है यहां से 13। x का मान कितना मिल गया, 13। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब बताइए आपको ये समझ में आया या नहीं आया, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। आपको समझ में आया या नहीं आया? सभी को आ गया ना, बहुत बढ़िया। अगर ये आपको समझ में आ गया है, ठीक है, तो चलिए अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको, वापस से पाइथागोरस प्रमेय यूज करनी है। क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65 पाइथागोरस प्रमेय ही यूज करनी है आपको। क्वेश्चन नंबर 65, इसमें भी आपको बीसी की लंबाई बतानी है। इसमें क्या बताना है, बीसी की लंबाई बतानी है। क्वेश्चन नंबर 65 आपको अपनी स्क्रीन पर दे रखा है, जहां हमें एक त्रिभुज दे रखा है जो कि समकोण त्रिभुज है। इसमें हमें बीसी की लंबाई बतानी है कि बीसी की लंबाई कितनी होगी। अच्छा, प्रिंस कुमार के नाम से जो भी बच्चा है, आपने आज लेट ज्वाइन किया है, ऐसा क्यों? आज सॉरी, आदित्य बंसल के नाम से, आदित्य बंसल के नाम से जो भी बच्चा है, आपने आज लेट ज्वाइन किया है, अभी अभी ज्वाइन किया है शायद आपने। अच्छा, मैं जनरली ऐसे सवाल ना इसलिए पूछता हूँ क्योंकि आप रेगुलर क्लास टाइम पे ज्वाइन करते हो, तो फिर आज लेट क्यों ज्वाइन किया है? कोई रीजन है क्या ऐसे, या फिर? चलिए कोई बात नहीं। हाँ जी, लेट था इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ, कोई बात नहीं। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 65 जो कि आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन क्या है कि जो ये त्रिभुज दिया गया है हमें एबीसी, इसमें भुजा बीसी की लंबाई बतानी है आपको। अब ये त्रिभुज कैसा है, ये त्रिभुज है समकोण सर कॉल त्रिभुज। सेक्शन में और क्वेश्चन जैसे नहीं ही दिख आपको रहा। दिख रहा होगा सभी को, होल सेक्शन में नहीं दिख रहा तो अब दिख जाएगा, अब दिख रहा होगा सभी को, होल सेक्शन में अब दिख रहा होगा सभी को। अब आंसर कर लो। क्वेश्चन है कि त्रिभुज एबीसी में जो भुजा बीसी है उसकी लंबाई आपको बतानी है। अच्छा, बहुत बढ़िया, इस बार ना काफी बच्चे ने सही आंसर किया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, इस बार मतलब आपने सॉल्व किया है क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, आपको समझ में तो आया है। बहुत बढ़िया, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। देखो अभी काफी कम बच्चों ने सॉल्व किया, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। बहुत बढ़िया, काफी बच्चे आंसर कर चुके हैं, लेकिन अभी भी काफी कम बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर किया है। हाँ, सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चे आंसर करेंगे। ठीक है, लास्ट 20 सेकंड और रुकते हैं, 20 सेकंड और रुकते हैं, फिर हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जल्दी से आंसर कीजिए, 20 सेकंड और है आपके पास। 20 सेकंड्स आर रिमेनिंग, ओनली 20 सेकंड्स। 20 सेकंड और है आपके पास, जल्दी से आप आंसर कीजिए। 15 सेकंड और है, 15 सेकंड। हाँ जी, राहुल मेहरा के नाम से जो भी बच्चा, आपने हैंड रेज किया है, कोई डाउट है क्या? कोई बात नहीं, ठीक है, 15 सेकंड और है आपके पास बस, 15 सेकंड्स। 10 सेकंड है अभी, 10 सेकंड बचे, अब जल्दी से आंसर कर दो आप। सभी बच्चे आंसर करेंगे, देखिए अभी तक आधे बच्चों ने भी आंसर नहीं किया है, सभी बच्चे आंसर करेंगे। 10 सेकंड और है आपके पास।
5 सेकंड और 5 4 3 2 1 समय समाप्त। चलिए अच्छा, इसमें ना मिला जुला आंसर आया है, जिन्हें देख लेते हैं क्या होगा। अच्छा ये तो हमें दिख रहा है, देखो बी पे यहाँ 90 डिग्री का कोण बना हुआ है, तो जो त्रिभुज एबीसी है वो कैसा है, वो समकोण त्रिभुज है, ये तो हमें क्लियरली दिख ही रहा है। अब समकोण त्रिभुज है तो इसमें आप बस कर्ण बता दीजिए। अच्छा सभी बच्चे थोड़ा सा वेट करेंगे, शायद फिर से नेटवर्क का इश्यू हो गया है, थोड़ा सा वेट करेंगे। हाँ फिर से मेरी आवाज आ गई क्या? आ रही है ना फिर से मेरी आवाज? आ रही है सर। हाँ आ रही है बहुत, सर। मेरी तरफ से नेटवर्क का इश्यू हो गया है दोनों बार, आज शायद नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है। हाँ जी ठीक है, अगर आ गई है तो चलिए हम वापस से अपने उसी क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन में हमें ए बी सी में, जो त्रिभुज ए बी सी है उसमें बीसी की लंबाई पूछी थी। अब जो त्रिभुज ए बी सी है वो कैसा है, वो एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, क्योंकि ये आपने बता दिया था कि जो बी पर है वो समकोण बना हुआ है। अब आपका अगला क्वेश्चन क्या है कि इसमें कर्ण बता दीजिए कि कर्ण कौन सा होगा, कर्ण कौन सा होगा ये बता दीजिए आप ये बताइए कि इसमें कर्ण कौन सा होगा, ये बता सकता है कोई? कर्ण कौन सी भुजा होगी? बहुत बढ़िया, सुशील, विनोद, राहुल, आदित्य, हुसैन, प्रिंस, हाँ जी आप सभी का आंसर एकदम सही है कि जो कर्ण है वो होगा इसमें एसी भुजा। ठीक है, अगर ऐसा है तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, कर्ण यानी कि एसी का स्क्वायर बराबर लंब क्या होगा, लंब ए बी हो जाएगा, तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ये मैं लिख सकता हूँ कि पाइथागोरस प्रमेय से सभी बच्चे बताएंगे, ऐसा मैं लिख सकता हूँ? पाइथागोरस प्रमेय से ऐसा मैं लिख सकता हूँ क्या? बहुत बढ़िया, अगर मैं ऐसा लिख सकता हूं तो देखिए एसी तो मुझे पता है ना, यहाँ इस बार 25 होगा, तो एसी की जगह लिखा मैंने 25 और इसका स्क्वायर प्लस ए भी पता है मुझे, बिल्कुल पता है ए बी है 7, सॉरी प्लस नहीं आएगा सर यहाँ, इज इक्वल। हाँ जी इक्वल आएगा, बिल्कुल सही बात है, यहाँ आएगा इक्वल। ए बी कितना है, 7 का स्क्वायर प्लस बी सी, अच्छा ये तो हमें पता ही नहीं है, तो बी सी को मैं ऐसे की ऐसे लिख देता हूं। अब 25 का स्क्वायर कोई बता सकता है, 25 का स्क्वायर कितना होता है? ये तो याद होता है देखिए सभी को, 25 का स्क्वायर लिख के बताइए, सभी बच्चे लिख के बताएंगे। ये तो याद होता है, 25 का स्क्वायर मतलब 25 गुणा 25, 124 कैसे हो सकता है? हाँ जी 25 का स्क्वायर होता है 625, 25 गुणा 25 जब आप करोगे तो आपको मिलेगा यहां से 625, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, 7 का बताइए अभी, चलो 7 का तो आसान है, 7 गुणा 7 बताइए कितना होगा, 7 का बताइए, 7 गुणा 7 बताना है आपको, बहुत ही बढ़िया, कितना होता है 49। अगर ये 49 हो गया तो फिर ये बीसी का स्क्वायर, तो यहां से जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो बीसी स्क्वायर आ जाएगा 625 माइनस 49, और जब आप 625 में से 49 घटाओगे, जब आप 625 में से 49 घटाओगे तो आपको मिलेगा 576। और अब आप ये बता सकते हो क्या, आपको याद है 576 कौन सी संख्या का स्क्वायर होता है? 576 576 कौन सी संख्या का स्क्वायर होता है, आपको याद है? देखिए हिसाब से आपको 25 तक के स्क्वायर रूट या वर्गमूल याद होने चाहिए। अरे बहुत बढ़िया राहुल और प्रिंस, बहुत बढ़िया, आपने एकदम सही आंसर दिया। हुसैन, बिल्कुल, इसको ये होता है 24 का स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं 24 का स्क्वायर, बहुत ही बढ़िया।
बिल्कुल सही बात है, अच्छी बात है कि आपको याद है, बहुत बढ़िया। अच्छा, यहां से अब आप बीसी बता दीजिए कि बीसी कितना आएगा। बीसी का स्क्वायर 24 के स्क्वायर के बराबर है, तो बीसी कितना आएगा यहां से ये बता दीजिए सभी। बीसी कितना आएगा यहां से, बिल्कुल सही बात है, बीसी आ जाएगा यहां से 24, और 24 क्या आएगा, यहां सबके साथ मीटर है, तो ये 24 भी मीटर हो जाएगा। क्या आएगा, बीसी हो जाएगा 24 मीटर। अब बीसी क्या है, बीसी तो इसका आधार है, और यही हमसे पूछा है कि बीसी की लंबाई क्या होगी, तो ये आ गई 24 मीटर। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। अब आप ये बताइए, आपको समझ में आया या नहीं आया, ये आपको समझ में आया कि 24 मीटर इसका कैसे होगा। ठीक है, अच्छा, सभी बच्चे बताएंगे। अब स्क्वायर कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, ये पूछ रहे हो ना। स्क्वायर तो ऐसे निकालते हैं, डायरेक्ट 2 बार गुणा कर दो, लेकिन आपको डायरेक्ट ही स्क्वायर रूट दे रखा है, मान लो 625 दे रखा है। देखिए, दो ऑप्शन होते हैं, एक तो गुणनखंड विधि होती है इसकी, मतलब आप इसके गुणनखंड कर लीजिए। तो मैं इसको एक नया पेज लेके बता देता हूं आपको। एक तो गुणनखंड विधि होती है, गुणनखंड विधि मतलब ऐसे मान लो ये 625 का निकालना है, तो इसका गुणनखंड कीजिए आप। गुणनखंड जब करोगे, अब देखिए गुणनखंड सिखा हम बहुत पहले सीख लेते हैं, तो मैं उसके बारे में ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा। सबसे पहले 5 का करेंगे तो ये 125 आएगा। हाँ जी, एलसीएम कह सकते हैं, नहीं एलसीएम अलग होता है, एलसीएम लेकिन जैसे लेते हैं वो ऐसे ही, लगभग ऐसे ही काम आता है ये भी। ठीक है, फिर 125 जो है वो फिर से 5 से कैंसिल होगा 25 बार, फिर इसको 5 से करेंगे, और इसको जब तक करते जाएंगे जब तक कि 1 ना आ जाए। अब यहाँ 1 आ गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि 625 को मैं लिख सकता हूं 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है, ऐसा है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम दो दो के जोड़े बनाएंगे। तो एक जोड़ा तो ये बन गया, अब दो दो के जोड़े मतलब सेम संख्या 2 बार होनी चाहिए, तो उसके जोड़े बनाएंगे। यहाँ ये हो गया। अब हर जोड़े से केवल एक कॉमन संख्या फैक्टर। आती है 5, और यहां से भी आती है 5, और ये 5 गुणा 5 25। तो ये इसका गुणनखंड विधि होती है, मैंने बहुत ही जल्दी में बताई है, क्योंकि ये हम बहुत छोटी कक्षाओं में पढ़ लेते हैं। और ये, हाँ जी, आ गया ना, बहुत बढ़िया। चलिए, अगर ये आपको समझ में आ गया तो चलिए हम आज का पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब कल की क्लास में क्या क्या पढ़ा था वो हमने डिस्कस कर ही लिया है। त्रिभुज के बाह्य कोण गुण पढ़े थे, अंतः कोण गुण पढ़े थे, और पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय पे हमने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए थे, जो कि हमने आज कर लिए हैं, और सभी को आपको समझ में आ भी गया है कि पाइथागोरस प्रमेय पर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए, अब हम ये रिकॉल टेस्ट कर लेते हैं। रिकॉल मतलब कल जो हमने पढ़ा था उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन है, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। इसका आंसर आपको पोल सेक्शन में जाके देना है। इसका आंसर कहां देना है आपको, पोल सेक्शन में जाकर। पोल सेक्शन आपको भी कुछ ही सेकंड में दिख जाएगा वहां क्वेश्चन, आपको बस 5 सेकंड वेट करना है, 5 सेकंड में आपको वहां क्वेश्चन दिख जाएगा। ठीक है, अभी सभी को पोल सेक्शन में क्वेश्चन दिख गया होगा, सभी को पोल सेक्शन में क्वेश्चन दिख गया होगा। इसमें क्या है, देखो आपको क्या बताना है कि यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों की माप बराबर है, यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों की माप बराबर है, तो प्रत्येक कोण की माप क्या होगी, ये आपको बताना है। बहुत बढ़िया, ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान लगा है सबको, बहुत ही जल्दी सभी ने आंसर दे दिया, बहुत एकदम सही आंसर है। अभी तक जितने बच्चों ने आंसर दिया सबका एकदम सही है, लेकिन अभी कुछ बच्चे बचे हुए हैं जिन्होंने आंसर नहीं दिया है। सभी बच्चे आंसर करेंगे, कुछ बच्चे बचे हुए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, सभी बच्चे आंसर करेंगे। अभी तक सभी बच्चों ने आंसर नहीं किया है, अभी तक सभी बच्चों ने आंसर नहीं किया है, बहुत बढ़िया। हाँ, सभी बच्चे आंसर करेंगे, जल्दी से आंसर कीजिए। ये बहुत ही आसान है, ये तो बहुत ही आसान है। लास्ट 10 सेकंड वेट करते हैं, आपके पास केवल 10 सेकंड से, जल्दी से आंसर कीजिए। ओनली 10 सेकंड्स आर रिमेनिंग, ओनली 10 सेकंड्स, 10 सेकंड है, जल्दी से आंसर कीजिए। 10 सेकंड से आपके पास, जल्दी से आंसर कीजिए। लास्ट 5 सेकंड, 5 सेकंड और बचे। 5 4 3 2 1, समय समाप्त। चलिए, अच्छा, ये तो जितने बच्चों ने आंसर दिया ना, अच्छी बात ये है कि सभी का एकदम सही है। हमसे ये बोला है कि तीनों कोण, त्रिभुज के तीनों कोणों का माप बराबर है। आप पहले ये बताइए कि मान लो ये त्रिभुज है, ठीक है, इसके तीनों कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी। बिल्कुल सही बात है, तीनों का योग होता है 180 डिग्री। ठीक है, अगर ये 180 डिग्री होता है तो मान लो एक कोण हो गया यहां से, ये हो गया, हाँ,
ये वाला कौन हो गया मान लो x, तो तीनों बराबर है तो ये भी x हो जाएगा और ये भी x हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब कौन a भी x है, प्लस कौन b भी x है, प्लस कौन c भी x हो जाएगा यहां से, और ये बराबर हो गया 180 डिग्री। अब x प्लस एक्स प्लस एक्स हो जाएगा 3x, 3x बराबर 180 डिग्री, तो यहां से x का मान आ जाएगा 180/3, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा ये 60 डिग्री। मतलब x का मान कितना आएगा, x का मान 60 डिग्री आएगा। ठीक है, अच्छा इसको ना आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे। कैसे, यहां बोला था कि त्रिभुज के तीनों कोणों का माप बराबर है। अगर किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का माप बराबर है तो वो समबाहु त्रिभुज हो गया। तो वो क्या हो गया, समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। और हम जानते हैं कि जो समबाहु त्रिभुज होता है उसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, ये हमें याद होता है डायरेक्ट। अगर ऐसा है तो इसका ऑप्शन हमारा सी आ जाएगा, जो कि आप में से सभी बच्चों का एकदम सही था। ठीक है, चलिए अब हम अगला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, सर्वांग समता। आप ये बताइए, आपने सुना सबने होगा सर्वांग समता क्या होती है। मैं ये नहीं पूछ रहा आता है कि नहीं आता, आप ये बताइए सर्वांग समता सुना है क्या सभी ने। त्रिभुज की सर्वांग समता या त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं, सभी ने सुना है, नहीं सुना कोई बात नहीं, सभी बच्चे बताएंगे। भी दो ही बच्चों ने बताया सर्वांग समता। मैंने ये नहीं पूछा कि आपको आता है कि नहीं आता, बस सुना है कि नहीं, बस इतना बताना है आपको, सुना है कि नहीं। बहुत बढ़िया, सभी बच्चे बताएंगे, देखो लिख के। हाँ चलिए कोई बात नहीं, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि उन्होंने नहीं सुना, कुछ बच्चे बोल रहे हैं सुना है। चलिए सभी बच्चे ध्यान देंगे, चाहे आपने सुना है या नहीं सुना, सभी समझेंगे कि सर्वांग समता का मतलब क्या है। देखिए बहुत ही बेसिक उससे लेके चलते हैं हम, सर्वांग समता का मतलब क्या है। देखिए सर्वांग समता का मतलब ये होता है कि कोई भी दो वस्तुएं, कोई भी ऐसी दो चीज हम लें जो कि आकार और आकृति में भी बराबर हो। आकार मतलब उसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर हो, आकृति मतलब कि जैसी आकृति पहले वस्तु की है ऐसी आकृति दूसरी वस्तु की हो जाए, तो दोनों वस्तुएं सर्वांग कहलाती हैं। वो सर्वांग का मतलब यह है कि आकार भी समान हो और आकृति भी समान हो। अब आपको लगेगा सर उदाहरण देके बताइए, तो चलिए उदाहरण से समझते हैं। देखिए ये एक पेंसिल है जो कि सभी को दिख रही होगी, और इस तरह की पेंसिल आपने देखी भी होगी। ठीक है, अगर मैं बिल्कुल ऐसी ही एक और पेंसिल ले लूं, ठीक है, तो आप इन दोनों को देख सकते हो कि इनका आकार भी समान है, मतलब इनकी लंबाई और मोटाई भी बिल्कुल समान है, और ये दिखने में भी एक ही जैसी है। दिखने में एक जैसी का मतलब है आकृति समान है, और लंबाई और मोटाई एक जैसी है मतलब आकार समान है। तो हम यहां कहेंगे कि ये दोनों जो आकृति हैं वो सर्वांग सम आकृति हैं, सर्वांग सम आकृति हैं। अच्छा सर्वांग सम का वैसे मतलब क्या होता है, देखिए सर्वांग सम को हम ऐसे तोड़ के लिख सकते हैं, सर्व प्लस अंग प्लस सम। ठीक है, ये होता है सर्वांग सम। अब सर्व का मतलब क्या होता है, सर्व का मतलब होता है सभी, अंग तो है ही, अंग मतलब सभी हिस्से, अंग या हिस्से, और सम मतलब समान। ठीक है, तो ऐसी कोई भी दो आकृतियां जिनके सभी हिस्से समान हो, ऐसी कोई भी दो आकृतियां जिनके सभी हिस्से समान हो, वो सर्वांग सम आकृतियां कहलाती हैं। जैसे हमने इस पेंसिल में देखा कि इस पेंसिल में लंबाई मोटाई जो भी है, अभी हम केवल फिजिकल उसकी बात कर रहे हैं, कलर की बात नहीं की। कलर अलग अलग हो सकता है, कलर से हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मोटाई वो दोनों की बिल्कुल समान होनी चाहिए, और दिखने में भी दोनों एक समान लगनी चाहिए। ठीक है, अच्छा आपको लगेगा सर और उदाहरण देके बताइए, तो चलिए और उदाहरण देने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर दो वस्तुएं सर्वांग सम है, मतलब दोनों वस्तुएं एक जैसी दिख रही है, एक जैसा आकार है, एक जैसी आकृति है, तो जो वो संबंध है हम उसको बोलते हैं सर्वांग समता। सर्वांग समता क्या होती है, वो एक संबंध होता है एक तरह से कि यदि दो वस्तुएं सर्वांग सम है तो उसी संबंध को हम सर्वांग समता कहते हैं। ठीक है, चलिए हम एक और उदाहरण देखते हैं। आप बताइए कि कमेंट में बताइए कि ये जो दो किताब आपको दिख रही हैं वो एक जैसी हैं क्या, उनकी आकार एक जैसा, आकार मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपको एक जैसी दिख रही है क्या दोनों की, आकार बताना, आकार सभी को एक जैसा दिख रहा है। बहुत बढ़िया, हाँ जी आकार समान है। ठीक है, आकार तो हो गया समान।
अब आकृति और बता दो, आकृति का मतलब क्या होता है? आकृति का मतलब ये होता है कि जिस तरह की ये किताब सी दिख रही है, वो ये भी किताब ही है ना, दूसरी भी सेम है ना, ये भी आकृति भी समान है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक जैसी दिख रही हैं और आकार भी समान है, इसलिए हम ये कहेंगे कि ये दोनों सर्वांग सम आकृतियां हैं। कैसी हैं? सर्वांग सम आकृतियां, सर्वांग सम आकृतियां, ठीक है। चलिए अब हम अगला उदाहरण देखते हैं। देखिए यहां आपको दिख रहा होगा कि ये भी एक टेबल है, ये भी एक टेबल है, तो दोनों की आकृति तो समान है। आकृति मतलब कि ये कैसी दिख रही है? टेबल की तरह की दिख रही है, तो दोनों की आकृति तो समान है। लेकिन जैसे ही मैंने आकार के बारे में देखा, तो देखिए इसकी लंबाई ज्यादा है, इसकी लंबाई कम है। अगर इस वाले में देखोगे तो इस वाले में लंबाई और चौड़ाई लगभग बराबर है, लेकिन नीचे वाली में क्या है? लंबाई ज्यादा है और ये जो चौड़ाई है वो कम है। इसका मतलब दोनों का आकार अलग अलग है, लंबाई और चौड़ाई अलग अलग है, ठीक है। लंबाई और चौड़ाई कैसी है? अलग अलग है, इसलिए ये दोनों आकृतियां सर्वांगसम नहीं होंगी। समझ में आया कि देखो दोनों है तो टेबल, टेबल है तो आकृति तो समान है दोनों की, कि टेबल के जैसी दिख रही है, लेकिन जब दोनों को आपने देखा तो नापने में वो हमें अलग अलग लगी, क्योंकि दोनों की जो मेजरमेंट है या जो दोनों की माप है वो अलग अलग है, इसलिए इस केस में ये सर्वांग सम आकृति नहीं कहलाएंगी, ठीक है। अगले उदाहरण पे आते हैं। अब हम इन दोनों कुर्सियों की बात करते हैं। देखिए दोनों कुर्सी बिल्कुल एक जैसी दिख रही है दिखने में, तो मतलब इसमें आकृति तो बिल्कुल समान है, आकृति तो इनकी बिल्कुल समान है, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैंने आकार की बात की, जैसे ही मैंने आकार की बात की, साइज की बात की, बिल्कुल जैसे ही मैंने साइज की बात की, तो ये बड़ी है ये कुर्सी और ये छोटी है, मतलब दोनों का आकार अलग अलग है, आकार समान नहीं है, इसलिए ये दोनों भी सर्वांग सम आकृतियां नहीं होंगी। यहां तक समझ में आया सर्वांग सम का मतलब क्या होता है और हम उसको कैसे देखते हैं? ये तो हमें क्लियर दिख रहा है, सभी बताएंगे। यहां तक समझ में आया? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आपको ये लग रहा होगा कि सर ये तो हम अपने आसपास भी देख लेते हैं, ये तो हम आसानी से पहचान ही सकते हैं कि सर्वांग सम है या नहीं, क्योंकि हमें तो ये देखना है कि एक जैसी दिख रही है या नहीं। तो फिर आप समझाना क्या चाह रहे हो? देखिए अब हम मेन पॉइंट पर आते हैं कि यहां समझाना क्या चाह रहे हैं। अब हम बात करते हैं त्रिभुजों की। तो जैसे हमने बाकी की सबसे पहले पेंसिल देखा, फिर किताब देखी, फिर कुर्सी देखी और टेबल भी देखी थी, उसी आधार पर हम त्रिभुजों को भी डिफाइन कर सकते हैं कि यदि कोई भी दो त्रिभुज, यदि कोई भी दो त्रिभुज बिल्कुल एक जैसे दिखें, बिल्कुल एक जैसे मतलब दोनों में जो लंबाइयां हैं वो भी बराबर हो, सभी के कोण भी आपस में बराबर हो, ठीक है, तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम त्रिभुज कहलाते हैं। तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम त्रिभुज कहलाते हैं, जैसे आप यहां देख भी सकते हो। देखिए यदि मैं इस त्रिभुज की बात करूं, तो इस त्रिभुज में यदि ये वाली लेंथ देखूं मैं, देखिए आपस में बराबर होनी जरूरी नहीं है, मतलब इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं का बराबर होना जरूरी नहीं है, नहीं, सर्वांग समता के लिए ये जरूरी नहीं है। जरूरी क्या है कि इस त्रिभुज की एक भुजा दूसरे त्रिभुज की एक भुजा के बराबर हो, जैसे ये लाल वाली दोनों भुजाएं बराबर हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, यदि मैं ये वाली भुजा देखूं BC, तो ये वाली भुजा QR इसके बराबर है, ठीक है। इसी तरह यदि मैं इसकी तीसरी भुजा देखूं AC, तो इसकी ये वाली भुजा इस PR के बराबर है, ठीक है। ये यहां तीनों को बराबर दिख रही है, सभी को बराबर दिख रही है क्या? अगर इसकी ये तीनों भुजाएं बराबर हैं तो हम ये कहेंगे कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं। कैसे हैं? सर्वांग सम हैं। ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं? सर्वांग सम है। सभी को देखा? ध्यान क्या रखना है कि जरूरी नहीं है कि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हों, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। फिर क्या देखना है हमें कि एक त्रिभुज की एक भुजा दूसरे त्रिभुज की एक भुजा के बराबर होनी चाहिए, और ये तीनों ही भुजाएं ऐसे बराबर होनी चाहिए। मतलब क्या है कि मान लो ये भुजा तो बराबर होगी 4 की, लेकिन ये 2 की जगह मान लो 3 होता, ठीक है, और ये दोनों भुजाएं बराबर नहीं है, इसका मतलब ये सर्वांग सम नहीं होंगे। जब तक तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं होंगी तब तक ये सर्वांग सम नहीं होंगे। मतलब हम सर्वांग सम केवल तभी कह सकते हैं जब इनकी तीनों भुजाएं ही आपस में बराबर हो।
चलिए एक और उदाहरण से समझते हैं त्रिभुज की सर्वांग समता को। आप ये बताइए, ये तीनों में आपको इनकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर लग रही हैं क्या? दोनों त्रिभुजों में यदि मैं तुलना करूं तो इनकी तीनों भुजाएं आपको आपस में बराबर लग रही हैं? यस और नो? यस और नो? आपको इनकी तीनों भुजाएं बराबर लग रही हैं क्या आपस में? बिल्कुल सही बात है कि जैसे ही मैंने इनकी तीनों भुजाओं को देखा तो सबसे पहले ये वाली भुजा है लाल रंग से जो मैंने बनाई है, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है। ठीक है, इसी तरह से जो दूसरी भुजा है ये वाली भुजा, ये 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर इसके बराबर है। इसी तरह से जो इसकी तीसरी भुजा है ये 2 सेंटीमीटर है और ये भी 2 सेंटीमीटर है, तो ये इसके बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम त्रिभुज कहलाएंगे। ठीक है, अब इस त्रिभुज को हम गणित में लिखते कैसे? क्या हमेशा ऐसे लिखेंगे कि सर्वांग सम त्रिभुज है? नहीं, इसका एक चिन्ह होता है सर्वांग सम का, ये वाला जो है। जैसे देखो, जैसे अच्छा इसको मिटा के पहले ये देख लेते हैं। जैसे मान लो P और Q बराबर है ना, तो हम कैसे लिखते हैं इनको? गणित में ऐसे लिखते हैं ना, P बराबर Q। ऐसे मान लो A और B बराबर है तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, A और B बराबर है। इसी तरह से ये वाला त्रिभुज यदि इसके सर्वांग सम है तो हम कैसे लिखते हैं? बीच में ये वाला साइन लगा देते हैं। देखो, जहां नीचे के दो तो बराबर का ही साइन है और उसके ऊपर एक ऐसी टेढ़ी सी लाइन आ जाती है, और इधर एक त्रिभुज लिख देते हैं। मान लो ये है ABC और ये है PQR, त्रिभुज PQR और त्रिभुज ABC। अगर ऐसा लिखा हुआ है इसका मतलब है कि त्रिभुज ABC PQR के सर्वांग सम है। ये आया सभी के समझ में? सर्वांग समता का क्या मतलब है सभी बच्चे बताएंगे। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। हम इसको बहुत ही आसान बना के समझेंगे। सर्वांग समता के आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। बहुत बढ़िया। अगर आपको ये समझ में आ गया तो मैं इसको फिर से थोड़े अच्छे तरह से लिख देता हूं कि जो त्रिभुज ABC है, त्रिभुज ABC है वो सर्वांग सम होगा त्रिभुज PQR के। त्रिभुज और लिख दो इसके सामने, त्रिभुज PQR के। ठीक है, मैं फिर से एक बड़ा सा साइन बना देता हूं। सर्वांग समता का कैसे बनाते हैं? ये इस तरह से ये टेढ़ा होता है, बिल्कुल ये वाला जो साइन होता है वो सर्वांग समता को दिखाता है। अब आपको फिर से ध्यान से क्या समझना है कि मान लो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। अगर सर्वांग सम है तो इनको हम तुलना कैसे की है? हमने इनको सर्वांग सम बोला क्यों है? तो देखिए इसके कुछ कुछ तत्व ऐसे हैं। जैसे यदि मैं इनके शीर्षों की बात करूं तो इसमें शीर्ष है A, B और C। इसी तरह दूसरे वाले में शीर्ष क्या है? P, Q और R। अगर ऐसा है तो इनके फिर संगत शीर्ष कौन से होंगे? मतलब कौन से शीर्षों की हमने तुलना की थी ताकि हमने इनको सर्वांग सम बोला है? तो हमने देखा था कि जो शीर्ष A है वो शीर्ष P के तुल्य है। तुल्य मतलब इसका संगत शीर्ष है। कैसे? यहां से भी आप देख सकते हो कि जो पहला अक्षर है वो इसके पहले अक्षर के तुल्य होगा, तो A P के तुल्य होगा। दूसरा क्या है? दूसरा B है, B Q के तुल्य होगा, मतलब जो B है वो Q के तुल्य होगा। हमेशा नाम से देखना, ये चित्र से नहीं देखना, हमेशा नाम से देखना है। तो नाम लिखना इंपॉर्टेंट है, नाम लिखना इंपॉर्टेंट है। इसी तरह तीसरा क्या है? तीसरा अक्षर क्या है? C, और इधर तीसरा क्या है? R, तो C R के तुल्य होगा। ठीक है, हमेशा नाम से देखना है। तो मैं अगर आपसे बोलूं कि जो त्रिभुज ABC है, ठीक है, इस PQR की जगह मैं इसको लिख रहा हूं QRP, QRP, तो ये भी त्रिभुज ही है। अच्छा, इसको मैं वापस से लिख देता हूं कि त्रिभुज ABC एक साइड लिखूं और एक साइड लिखूं त्रिभुज QRP, तो ये सर्वांग सम नहीं होगा, ये सर्वांग सम नहीं होगा, ये गलत है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने देखा कि A P के तुल्य है, जबकि यहां के हिसाब से क्या लग रहा है कि A Q के तुल्य होगा, जबकि A तो P के तुल्य है ना। तो इसलिए जब भी हम सर्वांग समता लिखते हैं इस तरह से, तो इनका क्रम सही होना जरूरी है। मतलब हमेशा PQR ही आना चाहिए। ये अगर QPR आ गया तो ये दूसरा त्रिभुज बन जाएगा और ये इसके सर्वांग सम नहीं रहेगा। अब इसको हम कैसे चेक करेंगे इसके नामों को, वो हम आगे सीखेंगे। ठीक है, अभी हम पहले से तुलना करना सीख लेते हैं। शीर्ष हो गए, अब भुजा की बात करते हैं। देखो, भुजा दो शीर्षों से मिलकर बनी होती है, तो हमने पहले इन दोनों के ये दो शीर्ष लिए A B, स्टार्टिंग के दो, और स्टार्टिंग के दो
पी क्यू जो कि इधर स्टार्टिंग है इनके तुल्य हैं या इसके संगत हैं। तो ए बी कौन सा इधर बना लेते हैं अब चित्र में, ए बी जो है वो पी क्यू के तुल्य है। इसी तरह से यदि मैं बी सी देखूं, लास्ट के दो लूं अगर बी सी, तो वो क्यू आर के तुल्य होगा। बीसी जो है वो क्यू आर के तुल्य होगा, मतलब जो ये बीसी है वो क्यू आर के तुल्य होगा। अब आप ये बता सकते हो कि एसी किसके तुल्य होगा, एसी किसके तुल्य होगा? सभी बच्चे कमेंट में बता सकते हैं इस त्रिभुज के आधार पर एसी किसके तुल्य होगा, एसी किसके तुल्य होगा? सभी बच्चे बताएंगे, सभी बच्चे बताएंगे। बहुत बढ़िया, अभी तक 4 बच्चों ने बताया, बहुत बढ़िया। प्रिंस, राहुल, विनोद, शिशपाल, निकिता, सौरभ, मोहित, ज्योति, सबका एकदम सही है कि जो एसी है, जो एसी है, पहला और तीसरा इधर से लिया है तो इधर से भी पहला और तीसरा लेंगे तो जो एसी है वो पी आर के तुल्य होगा। और आप यहां भी देख सकते हो कि जो सी ए लिख दिया है तो सी ए आर पी के तुल्य होगा, सी ए आर पी के तुल्य होगा। ठीक है, तो अब हमने यहां से सीख ली क्या, ये संगत होगा कि एक तो जो उनके शीर्ष होते हैं वो कैसे संगत होते हैं और इनकी भुजाएं कैसे संगत होती हैं। अब हम कोणों पे आते हैं। सेम कोणों का कॉन्सेप्ट है। जो कोण ए है, मतलब ये जो पहला कोण है वो पहले कोण के तुल्य होगा। कोण ए कोण पी के तुल्य, मतलब ये दोनों कोण तुल्य होंगे। संगत कोण, अच्छा अगर कोण बी की बात करूं तो कोण बी, बी क्या है दूसरे नंबर पे लिखा हुआ, इधर दूसरे पे क्या क्यू, तो कोण बी कोण क्यू के तुल्य होगा। और जो कोण सी है वो कोण आर के तुल्य होगा, जो सी है वो आर के तुल्य होगा। ये समझ में आया इसकी तुलना कैसे की? आपको हमेशा ये याद रखना है कि जो तुलना है वो नाम से की जाती है, जो ये नाम है उस तरह से की जाती है, ना कि डायग्राम से। डायग्राम के आधार पर हमने तुलना नहीं की है, डायग्राम के आधार पर हमने तुलना नहीं की है, जो नाम दे रखा है उसके आधार पर की है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब आपको ये लगेगा कि सर हम फिर पहचानेंगे कैसे? आपने बहुत सारी चीजें बता दी कि कैसे सर्वांग सम होता है, क्या क्या चीजें तुल्य होती हैं, क्या क्या चीजों की हम तुलना कर सकते हैं, पहला अक्षर पहले अक्षर के तुल्य होता है, इस तरह से। अब हम मेन कॉन्सेप्ट पर आते हैं। जैसे सर्वांग समता के भी कुछ नियम होते हैं। ठीक है, अब कोई भी दो त्रिभुज सर्वांग सम कब हो सकते हैं? नाम कैसे पहचाने? स्क्वायर, अच्छा स्क्वायर तो वो नहीं होते, नहीं, हमेशा आपको त्रिभुज की सर्वांग समता ही वो देगी सुनाई। जब भी आप पढ़ोगे हमेशा आप त्रिभुज की ही सर्वांग समता सुनोगे, स्क्वायर की सर्वांग समता आप नहीं सुनोगे कभी भी। ठीक है, आप जब भी सर्वांग समता सुनोगे केवल त्रिभुज की ही सर्वांग समता सुनोगे। हाँ जी, ठीक है। ये अच्छा, अब नाम पे आते हैं तो उससे पहले हम क्या करते हैं, हम ये देख लेते हैं कि इसकी सर्वांग समता के नियम क्या होते हैं। देखिए अब कुछ नियम बना दिए गए हैं गणित में कि त्रिभुज सर्वांग सम कब कब होते हैं। ठीक है, अच्छा जैसे मैंने सबसे पहले पेंसिल बताई थी आपको। अब पेंसिल को तो सभी बच्चों ने देखा है और सभी बच्चे उनको देख के बता सकते हैं कि ये दोनों पेंसिल दिखने में एक जैसी है तो सर्वांग सम है। सेम जब हमने किताब देखी तो किताब भी देख के बता दी। लेकिन त्रिभुजों के केस में थोड़ा सा अलग है। त्रिभुज में क्या है, देखो 3 भुजा भी होती हैं, 3 कोण भी होते हैं और 3 शीर्ष भी होते हैं। तो हम उनके आधार पर कैसे बताएं कि त्रिभुज सर्वांगसम कब कब होते हैं? तो उसी के कुछ नियम है, जिसमें से पहला नियम आज ही पढ़ लेंगे। ठीक है, पहला नियम है एस 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 प्रतिबंध। एस का मतलब होता है साइड, तो मतलब 3 बार एस है तो 3 बार साइड, इसको बोलते हैं हम साइड 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 क्राइटेरिया। ये साइड को हम हिंदी में भुजा कहते हैं, तो हम इसको हिंदी में कहते हैं भुजा 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 प्रतिबंध। ये तो इसका है नाम। ठीक है, ये तो इसका क्या है, नाम। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में हम एस 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 प्रतिबंध कहते हैं, जबकि इसका पूरा नाम क्या है, भुजा 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 प्रतिबंध। ये तो इसका नाम हो गया। अब ये यहां हमने इसको इस तरह से नाम क्यों किया है, तो इस तरह से नाम का ये मतलब है, यदि किसी भी एक त्रिभुज की पहली भुजा दूसरे त्रिभुज की पहली भुजा के बराबर हो, पहले त्रिभुज की दूसरी भुजा दूसरे त्रिभुज की भी दूसरी भुजा के बराबर हो, और त्रिभुज की तीसरी भुजा किसी दूसरे त्रिभुज की तीसरी भुजा के बराबर हो, तब हम कहेंगे कि वो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है।
अब आपको लगेगा कि सर एग्जाम्पल देके बताइए कि एग्जाम्पल का क्या वो है। ठीक है, जैसे कि अभी पहले वापस से डेफिनेशन पे बात करते हैं कि यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं किसी अन्य त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हैं तो वो त्रिभुज एस 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 भुजा 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 प्रतिबंध से सर्वांग सम होते हैं। ठीक है, अब हम इससे समझ भी लेते हैं कि कैसे है। देखिए, सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। इसमें हम ए बी भुजा की लंबाई क्या है, ए ए के बराबर है ना ये। अब दूसरे त्रिभुज में देखते हैं, ये पी क्यू भुजा की लंबाई है ए के बराबर, मतलब एक भुजा तो आपस में बराबर हो गई। दूसरी भुजा चेक करते हैं। दूसरी भुजा क्या है, दूसरी भुजा है एसी। दूसरी भुजा है एसी जो कि बी के बराबर है, जो कि किसके बराबर है, बी के बराबर है। हाँ जी, और ये इसमें बराबर हो जाएगी पी आर के। ये किसके बराबर हो जाएगी, पी आर के। तो यहां से ये आपको क्लियर दिखना चाहिए कि कौन सी भुजा कौन दूसरे त्रिभुज में कौन सी भुजा के बराबर है। ये क्या दिखना चाहिए कि एक त्रिभुज की कौन सी भुजा दूसरे त्रिभुज की कौन सी भुजा के बराबर है। बिल्कुल सही पहचाना कि जो एसी है, जो एसी है वो पी आर के बराबर है। ठीक है, इसी तरह से यदि मैं तीसरी भुजा देखूं, इसमें तीसरी भुजा बीसी, तो बीसी क्यू आर के बराबर है। तो मैंने ना तीनों को अलग अलग रंग से कर दिया है कि बीसी जो है वो क्यू आर के बराबर है। किसके बराबर है, क्यू आर के बराबर है। अब आपको क्या, देखिए अब आता है मेन उद्देश्य। अब आपको ये तो पता है ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, ये सभी को पता है ना। क्यों, क्योंकि तीनों भुजाएं आपस में एक दूसरे के बराबर हैं। सभी को पता है ना कि ये तीनों त्रिभुज सर्वांग सम है, दोनों सॉरी ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, ये सभी को पता है। ये सभी को पता है क्या, ठीक है। अब इसका मतलब मैं यहां से लिख सकता हूं कि जो पी क्यू सॉरी एबीसी है ना, पहले तो त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर सर्वांग सम होंगे। और त्रिभुज पी क्यू आर क्या होंगे, ये सर्वांग सम होंगे। ठीक है, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर सर्वांग सम होंगे। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, ये तो देखो बहुत ही आसान था आपको, ये तो एक तरह से समझाने का वो था कि यहां से ए बी, अब वापस से चेक कर सकते हो, ए बी ए है और यहां से पी क्यू ये भी ए है, बी सी यहां से सी है और यहां से क्यू आर ये सी है, तो ये तो सही हो गया। ठीक है, अब मैं आपको एक और उदाहरण देके समझाता हूं। ठीक है, ये तो सभी को समझ में आ गया। अब मैं यहां से एक और उदाहरण देके समझाता हूं। देखो इंपॉर्टेंट क्या है, इनका नाम लिखना। इनका क्या है, नाम लिखना इंपॉर्टेंट है। तो मैं एक खाली पेज लेके एक त्रिभुज लेता हूं, ठीक है, और ये आपको होमवर्क में देता हूं। ये आपको होमवर्क में देता हूं, अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आपका होमवर्क आज के लिए यही हो जाएगा। एक त्रिभुज ये है और दूसरा त्रिभुज ये है। ठीक है, अब आपको पहले त्रिभुज का नाम मान लो मैंने दिया है एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। दूसरे त्रिभुज का नाम मैंने दिया है पी क्यू आर। अब एक्स वाई जेड में जो एक्स वाई है वो है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और वाई जेड है 6 सेंटीमीटर और एक्स जेड है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरह पी क्यू में पी क्यू तो है 5 सेंटीमीटर, क्यू आर है 8 सेंटीमीटर और पी आर है 6 सेंटीमीटर। तो पहले तो आपको यह बताना है कि क्या ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, क्या ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, यस और नो। सभी बच्चे बताएंगे, यहां से इंटरेस्टिंग बात स्टार्ट होती है। क्या ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, यहां से इंपॉर्टेंट बात स्टार्ट होती है। क्या ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, सभी बच्चे बताएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, एक बच्चा है केवल विनोद के नाम से जो है, उनका आंसर सही है, बाकी सबका गलत है। ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इसीलिए आपको गलत किया ना, अभी आप अच्छे से समझोगे इसको। ठीक है, अब ये दोनों मैंने देखो सर्वांग सम कब बोला था, जब उनकी तीनों भुजाएं बराबर हो। तो यह क्लियर दिख तो रहा है। देखिए
ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये बराबर है। ये 6 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, तो बराबर है। ये 8 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर, तो बराबर है। तीनों भुजाएं आपस में बराबर तो है, आपको सर्वांग सम क्यों नहीं दिखे? कोई भी बच्चा अनम्यूट करके बताएगा ये आपको सर्वांग सम क्यों नहीं दिखे? कोई बच्चा बता सकता है कि ये आपको सर्वांग सम क्यों नहीं दिखे? हाँ, कोई बताएगा अनम्यूट करके? क्योंकि सभी का आंसर नो था, एक बच्चे को छोड़ के, विनोद के नाम से जो बच्चा है, विनोद राजपूत, उनका तो सही है। उन्होंने बोला कि हाँ ये सर्वांग सम है, बाकी सबने मना किया था। अभी बताओ आपको ये सर्वांग सम दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे? अभी भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। देखो सर्वांग सम कब होंगे? जब एक तीनों भुजाएं दूसरे की तीनों भुजाओं के बराबर हो। जब एक की तीनों भुजाएं दूसरे की तीनों भुजाओं के बराबर हो। अभी दिख गए सभी को? बहुत बढ़िया। अब अगर दिख गए तो बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, अब आपको क्या बताना है, मैं ना अब आपको ये इसका ना स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है? मैं ना यह गलती हो गई, हाँ जी कोई बात नहीं, ठीक है। अब आपको क्या बताना है कि जो त्रिभुज एक्स वाई जेड है, जो त्रिभुज एक्स वाई जेड है, वो मैं 4 ऑप्शन लिख रहा हूं, उनमें से कौन से त्रिभुज के सर्वांग सम है? सबसे पहला है त्रिभुज पी क्यू आर के, और ये होमवर्क है सभी के लिए, ये आज नहीं बताना। त्रिभुज, सॉरी, त्रिभुज पी आर क्यू के। तीसरा क्या है? त्रिभुज क्यू पी आर के। और चौथा है त्रिभुज क्यू आर पी के। अच्छा देखो, आपको लग रहा होगा कि सर ये सेम ही तो त्रिभुज है। नहीं, अभी आंसर नहीं बताना, नहीं नहीं नहीं, ये आंसर नहीं बताना। अभी आपको क्या करना है? अभी आपको ये बताना है कि ये जो तीनों, ये हर एक उसकी तुलना करना है। सबसे पहले इन तीनों कोणों के हिसाब से तुलना करना है, तीनों कोण कौन कौन से बराबर हैं। फिर भुजाएं एक्स वाई किसके बराबर होनी चाहिए, वाई जेड किसके बराबर होनी चाहिए, और एक्स जेड किसके बराबर होनी चाहिए, ये सभी आपको बताना है। तब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही होगा। क्वेश्चन सभी को समझ में आएगा? ये बताइए आप, क्वेश्चन सभी को समझ में आया कि यस और नो? आंसर की नहीं पूछा मैं, क्वेश्चन की पूछ रहा हूँ कि इसमें पूछा क्या, ये सभी को समझ में आया? देखिए मैंने 4 त्रिभुज लिखे हैं, अगर आप देखोगे तो इसी त्रिभुज के मैंने बस अलग अलग तरह से नाम लिखे हैं, और सर्वांग समता में नाम लिखना ही इंपॉर्टेंट है। त्रिभुज जो पी क्यू आर है उसी के मैंने अलग अलग नाम लिखे हैं, पी क्यू आर, आर पी, पी आर क्यू, क्यू पी आर और क्यू आर पी। इनमें से अब आपको ये बताना है कि कौन सा, हाँ बस अगर आपको ये समझ में आ गया ना, यही होमवर्क है। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लेंगे इसका, सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लेंगे। मैं 5 तक गिन रहा हूं, 5 4 3 2 1, बस इसका स्क्रीनशॉट ले लिया ना, बहुत बढ़िया। अब आपको ये क्वेश्चन आपको पता ही है, ये बताना है कि त्रिभुज एक्स वाई जेड के सर्वांगसम कौन सा त्रिभुज होगा। सर्वांगसम तो है, ये तो पक्का है, दोनों सर्वांगसम है। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि नाम लिखना आया है कि नहीं आया, ठीक है? वो होमवर्क है, अगली क्लास में हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है? बस आज की क्लास यहीं तक थी, अगर आपका कोई डाउट हो तो पूछ लेना। ओके, बाय बाय। हाँ जी, बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय। बाय सर। बाय बाय। बाय सर।